मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ अच्छा। वसंत जी। एक्चुअली देखिए फ्रीबीज की बात अगर हम करें और कहें कि ये इस प्रकार के जो बादल हैं ये छिपछिपे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना यानी साउथ की जो राजनीति है वो थोड़ा उत्तर से बिल्कुल अलग है, और वहाँ के मतदाता ऐतिहासिक तौर पर अलग तरीके से सोचते रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या वहाँ उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको लेकर वो थोड़ा अलग सोचते हैं, अलग उनका विश्लेषण और आकलन रहता है। इसीलिए वो चुनाव के दौरान अलग प्रकार का निर्णय लेते हैं, जैसा कि तेलंगाना में दिख रहा है। तो क्योंकि वीआरएस देखिए 2 बार से थे, मुख्यमंत्री थे वहाँ, और बड़े लोकप्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी लोकप्रियता में आज भी कमी नहीं आई है। लेकिन उनके सरकार के कामकाज और उनके साथ जो उनकी फैमिली, पूरी तरह से जो उनका परिवारवाद वहाँ हावी रहा, वहाँ की सत्ता पर, वहाँ के शासन पर, उसको लेकर मुझे लगता है लोगों में बड़ी नाराजगी थी, और इसीलिए शायद वहाँ के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का निर्णय लिया। और उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस नहीं थी तेलंगाना को लेकर, उसके चुनाव प्रचार को लेकर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बजाय सीरियसली लेने के वहां के लोगों ने विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुनना पसंद कर लिया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हालांकि ये पासा फेंका गया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि अगर वो सत्ता में आती है तो वहां ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन लगता है कि उनका यह पासा वहां काम नहीं कर पाया, क्योंकि जनता ने एक तरह से ये सोच लिया कि क्या जो ये वीआरएस है इसका इसका विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है, और क्योंकि कांग्रेस पहले से, उनका संगठन वहां पहले से है, तो इस कारण से वहां के लोगों ने इसे सीरियसली लिया है। दूसरी बात की बात भी करें तो साउथ में बजाय भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय पार्टी या फिर अन्य विकल्प के रूप में ये हमेशा चुनी जाती रही है दूसरे क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा, उसकी तुलना में। तो मुझे लगता है इस कारण से भी ऐसा सामने आया। दूसरा, जो मुस्लिम मतदाता है, एक बड़ा फैक्टर है तेलंगाना में, उस मुस्लिम मतदाताओं में इंडिया गठबंधन के बाद एक बड़ा मैसेज गया कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए मुस्लिम मतदाताओं में एक प्रकार का एक संदेश है, उनकी अपनी एक सोच है कि वो सोचते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को, नरेंद्र मोदी को अगर कोई हरा सकता है या उनको सत्ता से बाहर कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद एक मैसेज ये गया उस समाज में, जिससे उन्होंने गोलबंद होकर कांग्रेस को बहुतायत में वोट दिया है। हालांकि इसका विश्लेषण अभी 2-3-4 घंटे बाद और स्पष्ट हो जाएगा, कितना परसेंट अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया और कितना बीआरएस प्लस जो एमआईएम है, ओवैसी की पार्टी है, उनके साथ कितना मुस्लिम मतदाता गए हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान है, और मुझे लगता है लगभग 1 घंटे से ये जो आंकड़े हैं रुझान वाले, ये लगभग स्टेबल है। तो इसमें ऐसा माना जा सकता है प्राथमिक तौर पर कि मुस्लिम मतदाताओं ने बहुतायत में कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति वहां काफी अच्छी हो रही है, और वो लगभग बहुमत के आसपास है, और बहुमत शायद उसे मिल भी जाए अगर ये आंकड़े स्थिर होते हैं तो। बहरहाल मैं 1-2 बातें, क्योंकि लगातार आपके यहाँ चर्चा हो रही है, क्षेत्रीय जो असर है, खासकर हरियाणा को लेकर आपने बहुत बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी की भूमिका। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी या फिर जेजेपी, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर तेलंगाना की बात छोड़ दें, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस क्षेत्रीय दल के रूप में सत्ता में थी, हिंदी प्रदेश है, चाहे वो मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, इन तीनों राज्यों की बात अगर मैं करूं तो यहाँ जनता ने क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। इनकी राजनीति से वो आदिज आ चुके हैं यहाँ। और मध्य प्रदेश से अगर मैं आपकी बात करूं, अखिलेश यादव सपा, जिस तरह से कांग्रेस के साथ, उन्होंने कमलनाथ के साथ उनका वाक युद्ध चला राजनीतिक तौर पर, और जो आपको कुश्ती देखने को मिली थी, और वो लगातार वहां जाकर भाषण करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ जाते रहे। बसपा ने भी काफी कुछ जो आदिवासी क्षेत्र है या फिर जहां एससी बहुल क्षेत्र है, पूरा इलाका मध्य प्रदेश का है, जहां वो काफी असर रखते हैं। पिछली बार भी बसपा के एमएलए वहां जीत कर आए थे, उनका असर वहां है। तो इन लोगों ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका स्पष्ट जो आंकड़ा है, वो रिजल्ट जब परिणाम सामने आ जाएगा अंतिम,
तो जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक के रुझान से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है, छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, इन्होंने बड़ी जोर शोर से पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार वहां चुनावी सभाएं करते थे और फ्रीबीज देने की बात भी वो करते थे, पंजाब और दिल्ली का उदाहरण देकर। लेकिन लगता है वहां के मतदाताओं ने ये तय कर लिया था कि हम इनकी जाल में ना फंसे, बजाय कि किसी क्षेत्रीय पार्टी को हम यहाँ की सत्ता की चाबी सौंपें, उनसे अलग हट करके हम किसी राष्ट्रीय विकल्प पर जाएं। और क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प को पहले जैसे रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने पहले देखा है, बरता है, तो इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना पसंद किया है, जो अब तक का रुझान बता रहा है। और राजस्थान में अगर मैं बात करूं, जैसे आपने जेजेपी की बात की, 15 वोट या 150, 152 या 250 वोट में सीमित रहे हैं उनके। हालांकि उन्होंने दावे तो ठोके थे, लेकिन वहां चलने वाली स्थिति नहीं है। देखिए वो जमाना था जब होता था, काफी लोकसभा क्षेत्रों में उनका काफी अच्छा असर होता था, खासकर जाट मतदाताओं में। लेकिन वो क्योंकि उसको इन्होंने इस परिवार ने कंटिन्यू नहीं किया, उसको इन्होंने पॉलिटिकली या सोशली उनको उस क्षेत्र को नर्चर नहीं किया लगातार इस परिवार ने, चौटाला परिवार ने या चौधरी देवीलाल परिवार ने, या अब जो अभी उनकी सत्ता या जो उनका झंडा लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए वहां की जनता को अब इनमें विश्वास रह नहीं गया है, इसलिए इनके पाले में जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। हो सकता है व्यक्तिगत कुछ इस प्रकार के आपस में मेलजोल रहते हैं, तो उस कारण से 100, 150 या 250 कुछ वोट इसमें इनके खाते में जा रहे हैं। तो बहरहाल और जो राजस्थान में मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव से पहले जितनी जोर शोर से अरविंद केजरीवाल लगातार राजस्थान जाते रहे और वहां की जनता को कोशिश की उन्होंने अपने पाले में लाने की, वो वहां की जनता ने बिल्कुल उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो बहरहाल मेरा ये मानना है कि इस चुनाव ने एक्सेप्ट तेलंगाना, क्योंकि वो सत्ता में थी, क्षेत्रीय दल वहां सत्ता में था, जो क्षेत्रीय दल है उसकी राजनीति को मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में इन क्षेत्रीय दलों का कोई नाम लेवा इन राज्यों में तो मुझे नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बसंत जी। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ पर आपने किया और जिस तरह से सभी राज्यों के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, उससे ये समझ पाने में हमारे दर्शकों को भी आसानी हुई होगी। और देखिए लगातार बात यहाँ पर हम कर रहे हैं 4 राज्यों की, जहां पर काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। और अच्छी बात यह है, बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक वो लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बार बार हम ये भी कह रहे हैं कि अभी नतीजे नहीं है, नतीजे आने में हालांकि समय है, लेकिन तस्वीरें हमने वो भी देखी हैं किस तरह से जो कहा जा सकता है कि एक अलग ही उत्साह बीजेपी पार्टी के अंदर बना हुआ है और तैयारियां कहीं ना कहीं जश्न की पार्टी ने शुरू कर दी है, मानो ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन फिर कहेंगे कि अभी नतीजे आने बाकी हैं और चर्चा इस पर लगातार हम सुबह से कर ही रहे हैं, तस्वीरें भी आपको तमाम दिखा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ खास जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देती हूं। पॉलिटिकल एडिटर हमारे अमित तिवारी लगातार बने हुए हैं और बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करूंगी वंदना पोपली जी आपका। और बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी को आप सुन ही रहे थे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख मैं वंदना पोपली जी आपका करना चाहूंगी। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उनको देखकर सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए सृष्टि, मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास और उम्मीद का चुनाव था ये, और जनता ने पूरा विश्वास और अपनी उम्मीद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाई है, साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों राज्यों की जनता है वो कहीं पर भी मैं वंदना पोपली जी आपको रोकूंगी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी सर। मैं सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। और धन्यवाद जी सर, क्या कहेंगे सबसे पहले आपका रिएक्शन जो रुझान सामने आ रहे हैं अभी तक के? मैं ये कहता हूँ कि 3 राज्यों के जो रुझान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये विकास की जीत है, ये देश की जीत है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐतिहासिक जीत, ये विकास की जीत है।
मेरे मित्र कहते थे राजस्थान में सरकार बदलेगी, मध्य प्रदेश में बदलेगी, जो बार बार इस बात कहते, जो कांग्रेस के मित्र बार बार इस बात कहते, उन लोगों को नहीं पता जो धरातल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किया जिसको कभी लाभ नहीं मिला था, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सपने को साकार करने का जो काम किया है, ये उसकी जीत है। तो आप क्या मान रहे हैं, ये लहर क्या, ये मोदी लहर की वजह से अभी तक जो हो रहा है वो संभव हो पा रहा है? क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठने लगे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ मोदी लहर थी, और एक बार फिर से वो हावी होती नजर आ रही है। हालांकि बार बार हम सर ये भी कह रहे हैं कि अभी नतीजे आना बाकी है। नहीं, भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में जीत है और मोदी लहरें बड़ी जीत है। और कांग्रेस के मित्र तो कह ही रहे हैं बहुत लंबे समय से, अभी इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। इनका इंतजार तो लोगों ने इंतजार करके फारिग कर दिया है। सारे देश में कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है और मुक्ति की तरफ और कर देंगे लोग। आने वाली पीढ़ी जो कांग्रेस में जो इस देश और प्रदेश में इस तरह के हाथ में है, वो सब लोगों को जानकारी है। मूलचंद जी देखिए, यूं तो अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे रहे हैं, चुनावी मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन आप कौन से वो कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको मानते हैं कि इन तमाम बातों को देखते हुए जनता ने वोट किया है? जैसा कि अगर राजस्थान की बात करें, विकास की बात तो वहां पर हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुनावी सभा करने गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कन्हैया लाल का भी मुद्दा उठाया। और इसके अलावा हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी ओबीसी के अलावा कई अन्य मुद्दे उठे। आप किस तरह से देख रहे हैं, आप कौन से वो मुद्दे मानते हैं? एक मानना है देश के जिस तरह का हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल रही है हमें, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बात पूरी कीजिए सर। मैं कह रहा हूँ कि गरीब जनता को जो लाभ मिला, जो गरीब का अधिकार था, जो कभी मिला नहीं और जो कागजों में पन्नों में रह जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के माध्यम से अंतिम व्यक्ति खाते में पैसे डालने का काम किया। ये पहला काम देश में हुआ। किसान को जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कभी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, उद्योगपति की बात करें, हाईवेज की बात करें या आज शिक्षा की बात करें, विकास हुआ है और लोगों ने माना इस बात को। पूर्व में तो वो कागजों में हुआ करता था, मंचों से हुआ करता था, ये धरातल पे उतारने का काम किया है, इस बात की जीत है। तो आप कह रहे हैं कि सब पर भारी विकास के मुद्दे थे और जो भी नतीजे आएंगे वो यही समझा जाएगा कि जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट किया है, भले ही वो अब कांग्रेस को किया है या बीजेपी को किया है। मूलचंद शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए राजस्थान की बार बार हो रही थी बात, कहा जा रहा था कि परिपाटी बदलेगी या नहीं, रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, तो क्या लगता है वो रिवाज कायम रहेगा? जनता उस रिवाज को कायम रखेगी? हर 5 साल बाद सरकार बदलने वाला रिवाज नहीं, ना हरियाणा में बदलेगा, हरियाणा में बनेगी और राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की रिवाज नहीं चाहनी, विकास की रिवाज देनी, विकास की गति देनी, विकास को जीत देने। जिस तरह हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस तरह राजस्थान में भी सरकार बदल जा रही। तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा? नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं सर तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना के जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन अगर बात बीआरएस की जाए तो अच्छे नतीजे, अच्छे रुझान उसके भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ कमाल यहाँ पर क्यों नहीं दिखा पा रही? नहीं, वहाँ भी कमाल दिखाएंगे, हर चीज में समय लगता है, सारा नहीं कहीं। अभी कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, अभी उनमें काम, अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी को बचा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को
नहीं, क्या मूलचंद शर्मा जी इसको इस तरह से देखना ठीक रहेगा क्या कि 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं जो मध्य और पश्चिम भारत के हैं, जहां पर हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है, लीड कर रहे हैं वहां पर आप अभी फिलहाल, लेकिन एक राज्य दक्षिण का है तो दूसरा पूर्वोत्तर का, तो वहां पर कहा जा रहा है कि पार्टी की पकड़ जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, अभी वहाँ ठीक है आपका कहना। समय लगा है, धीरे धीरे देश बदला 10 साल में। कांग्रेस बहुत लंबे समय राज किया है और धीरे धीरे समय बदलेगा इस क्षेत्र में भी। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं मूलचंद शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे और आज के जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उस पर अपनी बात रखते हुए, हालांकि जीत का दावा लगातार पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, वो तो हर पार्टी करती है, भले ही कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल क्यों ही ना हो। और चलिए अब चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। वंदना पोपली जी से मेरा सवाल था। मैम, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अन्य मेहमानों के पास। जी, आप ये जीत के बारे में प्रश्न कर रही थी, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो जीत है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अभी आपने मोदी लहर का भी जिक्र किया यहाँ पर, तो मोदी लहर ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन गई हवा में, उन्होंने काम किए हैं। अगर हम बड़े डिसीजंस की बात करें तो बड़े डिसीजंस भी लिए हैं, चाहे देश के दुश्मनों को जवाब देने की बात हो या देश के अंदर ही बड़े डिसीजन लेने की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर बनने की बात हो, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात हो। लेकिन साथ के साथ ये जो जीत है वो जनता की भी है, ये जीत विकास की भी है। हमने कल्याणकारी कार्य भी किए हैं, इसमें आयुष्मान योजना है, हर घर नल है, या जितने भी उज्ज्वला योजना है, तमाम तरह के कार्य जो है वो भारत की जनता के लिए भी किए हैं। और भारत की जनता में ये जो 3 प्रमुख राज्य हैं, इन्होंने अपना जी, माफी के साथ आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और आज नतीजे आने वाले हैं। जी सर, आज नतीजे आने वाले हैं 4 राज्यों के, किस तरह से देख रहे हैं? आ चुके हैं सृष्टि जी, नतीजे तो आ चुके हैं। देश की जनता ने, 3 राज्यों की जनता ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों के ऊपर और जो उन्होंने विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए हैं, उनकी उन नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। और जिस प्रकार प्रचंड बहुमत, चाहे वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने उनकी नीतियों को, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट में आकर के कमान संभाल करके प्रचार प्रसार किया और कमान अपने हाथ में ली, ये आज उसी का परिणाम है कि आज 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। और जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, उसके पश्चात पूरा देश जो है वो राममय हो जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, देखिए, विपक्ष की तरफ से कई बार ये सवाल आता है कि सिर्फ मोदी मोदी ही क्यों? क्या ये मोदी लहर का ही कमाल है? क्या पूरा बीड़ा जो बीजेपी का है वो मोदी ने ही उठा रखा है क्या? उस पर क्या कहेंगे? साथ ही सवाल, देखिए, विपक्ष की तरफ से सिर्फ सवाल ये भी पूछा गया कि चलिए जीत का जिम्मा जो है आप पीएम मोदी को दे रहे हैं, कि श्रेय जो है पूरा पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन जहां पर हार हुई है उसका भी क्रेडिट क्या पीएम मोदी को मिलेगा? ये सवाल भी पूछा जाता है विपक्ष की तरफ से। देखिए, लीडर एक ही होता है, बाकी उसके साथ और कई लोग होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं है, कोई एक आदमी लीडर नहीं है। और अगर लीडर हैं भी तो एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जो तीनों लोग अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन लीडर है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का आपने कहा कि एक प्रदेश के अंदर, जहां पर तेलंगाना के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर रही है, तो अगर आने वाले चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, वहां पर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से तेलंगाना की जनता जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने प्रदेश के अंदर काम किया है, वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आए, लाडली योजना लेकर के आए। और राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा की है, हाँ। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर फिर से दोबारा जो सरकार जो है वो आ रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी जहां कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे वहां तो हमारी सरकार पक्का आएगी, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटें वहां पर आपके जो चैनल्स हैं वही दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देश की जनता ने जो एक दिशा, जो एक नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, उसको स्वीकार किया। ज्ञानचंद जी, अब राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये सरकार की विफलता है या फिर ये वो रिवाज है जो बदला नहीं, जो हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है, जो रिवाज है, वो बदला नहीं? देखिए, रिवाज की बात नहीं है। रिवाज तो अब मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा से चीजें चुन करके आए हैं। रिवाज तो बदले जा सकते हैं अगर बदलने की क्षमता हो। अगर ये कि भी एक बार वो आएगा, ऐसा नहीं है। आज लोगों को जिस प्रकार से, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उनको लोगों ने स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है, जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, फिर से दोबारा तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इसमें कोई शक और शुबा रह नहीं गया। एक आखिरी सवाल में सर आपसे यहाँ पर ये करना चाहूंगी, देखिए दक्षिण और पूर्वोत्तर की यहाँ पर बात हो रही थी, तेलंगाना और मिजोरम का बार बार जिक्र हो रहा था, और बीजेपी की यहाँ पर क्या आप कमी मानते हैं जिसकी वजह से सुधार जो है वो नहीं हो पा रहा है आंकड़ों में? देखिए, तो कभी लोग भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर भारत की पार्टी मानते थे या एक वर्ग की पार्टी मानते थे। आज पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। वहाँ की जो विचारधारा, जो उत्तर दक्षिण के क्षेत्र हैं, जहाँ पर चाहे वो मिजोरम की बात कर रहे हैं आप या तेलंगाना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप तेलंगाना के अंदर देखिए कि 1 सीट थी पिछली बार, आज हम 12 या 13 के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारा प्रभाव वहां पर भी बढ़ा है। मिजोरम के अंदर भी आप देखेंगे, कल रिजल्ट आने वाले हैं कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे जो 2 लोग जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं थे, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो एक राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उस विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, रिवाज बदले जा सकते हैं, ये कहना था ज्ञानचंद गुप्ता जी का, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़ने का काम जो है वो अन्य राज्य भी, जो कहीं ना कहीं जहां पर बीजेपी ना के बराबर थी, वहां पर अब आगे काफी हद तक आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वो ये मानेंगे कि विचारधारा से जुड़ रहे हैं अन्य राज्य भी। चलिए, चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं सीधे बालमुकुंद शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, देखिए कुछ तो अब इसे नतीजे भी बता रहे हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? सबसे पहले आपका रिएक्शन। बालमुकुंद शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? 2-2:30 के बीच हो जाएगा, 2:15 तक। शायद संपर्क टूट गया है उनसे। चलिए, मैं अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नरेश जी, आपको उम्मीद थी क्या जिस तरह के रुझान अभी सामने आ रहे हैं इसकी? नहीं, मैं जो भारत जनता, जो देश की जनता ने, जो भी आज जनता ने डिसाइड किया और जो वोट दिया, वो जनता के मुद्दे के ऊपर भी हो सकता है। ऐसा कि राजनीति के लिए कुछ भी जायज है, ऐसा आज जो रिजल्ट आए हैं उसके लिए शायद और पार्टी जो है उस स्तर पे नहीं लड़ पाई जिस स्तर पे जो आज की चाहिए जो लोगों को एक्चुअल में। अब इस रिजल्ट के ऊपर एक चीज देखी जाए कि कांग्रेस को पहले एक चीज हम लोगों को बोला गया था कि लास्ट टाइम में आपने देखा गुजरात के अंदर
एक स्टेटमेंट आती थी कि कांग्रेस बोलती थी कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे चुनाव लड़ी और गुजरात के अंदर जो है हमारा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रॉय किया। आज जो सिचुएशन देख रहे हो, आज आम आदमी पार्टी ने देखा हमने इस चुनाव को उस स्तर पे नहीं लड़ा, हम मानते हैं उस चीज के लिए, और आगे हमें ये देखना था क्योंकि अभी हमने देखा कि हम अपने स्टेट्स के लिए, दिल्ली के लिए देख ली, पंजाब के लिए भी जो काम कर रहे हैं, और अब हमारा जो है उसके लिए हमारा आपने देखा कि संगठन भी, नए संगठन मंत्री जब से बने तो हम संगठन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब जनता के बीच हमारे पास मुद्दे क्या हैं एक्चुअल में, उनके बीच में हम उन मुद्दों के ऊपर काम करके एक्चुअल में कि जनता ने एक्चुअल चाहिए क्या जनता के बीच, क्योंकि ऑलरेडी हम शिक्षा के लिए, जो शिक्षा का स्तर कभी सुधरता नहीं था, उस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमने काम किया। आज वो भी अडॉप्शन हो रहा है और स्टेट्स में भी हो रहा है। आज जो हम बात करते थे कि माननीय आपने देखा कि यूपी के अंदर जो कभी फ्री बस की सेवा अभी देखा कि आपने योगी जी ने अनाउंस की, वो किसने की, वो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के, उससे आप देखोगे कि वही चीज अडॉप्शन हो रही है। तो हम जो लेके आए थे जनता के बीच, ऐसे नहीं है कि हम लोगों को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और हम अपने संघर्ष जारी रख रहे हैं। ऑलरेडी इस संघर्ष को जारी रखने के लिए अब एक चीज बहुत ही सॉलिड तरीके से मानना पड़ेगा, देखो कांग्रेस को भी, कि ये युवाओं की राजनीति जो है ना वो खत्म करते जा रहे। कमलनाथ आज जो इस सिचुएशन, लास्ट चुनाव भी कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया, ये चुनाव भी कमलनाथ के, सिर्फ एक 60 प्लस की एज के नेतृत्व को आप मान के चल रहे हो और वो नकारा जा रहा है हर बार। राजस्थान के अंदर पिछली बार आपने देखा कि जहां पे एक युवा प्रदेश अध्यक्ष साहब के पास सचिन पायलट, उसको नकार के आपने सिर्फ गहलोत जी को दिया और गहलोत जी पहले ही कमान संभालते आ रहे हैं। आज वो भी देखोगे आप 60 प्लस एज के अंदर वो भी नकार दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक युवा नेतृत्व जो एक था पहले, वो कहीं भी नहीं रहा, और वही जो पुराने लोग हैं वो कांग्रेस को एक अपनी बपौती समझ के बैठे हुए हैं और वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना, तो हरियाणा के अंदर भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि हुड्डा साहब क्या कहते हैं कि हुड्डा साहब ने इतने साल से 10 साल से संगठन नहीं बनने दिया। इस संगठन ना बनने की वजह से आपको पता है कि आप आगे चल के क्या गारंटी है कि जो ये जो बड़े नेता मानते थे, आप देखोगे कि देश के नेता माने जाते थे ये, उनका क्या हाल है। तो हरियाणा में भी ये क्या हाल रहेगा, और हरियाणा के अंदर कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको नरेश शर्मा जी, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ